नमस्कार, मेरा नाम है चारू अग्रवाल और आप देख रहे हैं IBC 24 का ये खास शो सिल्वर स्टोरीज। छत्तीसगढ़ को 25 साल पूरे हो चुके हैं और इसी के उपलक्ष्य में हम अलग अलग सेक्टर से आपको अलग अलग लोगों से रूबरू करवा रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गिरीश चंदेल जी, जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति है। नमस्कार सर। डॉक्टर गिरीश जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो सिल्वर स्टोरीज में। आप 25 साल से छत्तीसगढ़ को देख रहे हैं, तो तब के समय में और अब के समय में आपको क्या कुछ अंतर लगता है और क्या कुछ बदलाव महसूस होता है, खासकर अगर हम टेक्नोलॉजी के जोन में जाके पूछें तो? 25 साल पहले और आज के उसमें बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ। मैं एक बात बताऊं, जब 25 साल पहले मैं एक यंग साइंटिस्ट की तरह, जब मैं दिल्ली में, माय जॉब वाज इन दिल्ली, तो वहाँ से जब मैं लौटा था तो हमारे प्रथम जो सीएम थे अजीत जोगी जी, उन्होंने स्टेट बनते ही एक मीटिंग बुलाई थी। उनके घर में वो मीटिंग थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे बढ़ेगा छत्तीसगढ़ पे, इसमें उनका एक विचार था। तो हम एक यंग प्रोफेशनल की तरह सबसे पीछे सीट में बैठे थे, काफ़ी भीड़ भाड़ थी, सभी लोग बैठे थे। फिर हमारे देन सीएम ने एक बात कही थी कि ये बताइए कि छत्तीसगढ़ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या होगा, कैसे विकसित होगा और कैसे हमको शुरुआत करनी चाहिए। तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने हाथ उठा के वहाँ बोला कि सर देखिए, भारत सरकार की बहुत सी योजनाएं होती हैं जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारा छत्तीसगढ़ पिछड़ा हुआ था, तो हम क्यों ना वहाँ से एक टीम बुलाएं और हम उसको कोऑर्डिनेट करके देखें हमारी स्ट्रेंथ क्या है और हम कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेंगे। तो उसमें मुझे खुशी है कि पहली बार भारत सरकार से 3 लोगों की टीम आई, जैव प्रौद्योगिकी विभाग से लोग आए, कृषि विभाग से लोग आए, और इस तरीके से वो टीम आई और मुझे ये दायित्व दिया गया कि मैं स्टेट में सभी जगह ले जाऊं। तो मैं रविशंकर यूनिवर्सिटी और उस समय गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी जो स्टेट की यूनिवर्सिटी थी, वहाँ वो टीम गई थी और यहाँ आई थी। तो पहली बार विज्ञान का कैसे प्रचार प्रसार हो, इसकी चिंता आज से 25 साल पहले हुई थी, जो आज काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और हम बहुत साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गए हैं। तो इस तरीके से मेरी यात्रा रही है। और उसके बाद फिर मैंने देखा है कि स्टेट में धीरे धीरे विज्ञान आधारित कृषि हो, विज्ञान का अपना विकास हो, इस पे बहुत काम हुए हैं, जिसमें भारत सरकार का योगदान है, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार का भी काफ़ी योगदान है। जी, ये तो हो गई साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात, लेकिन अगर हम कृषि के क्षेत्र में बात करें, आप प्रोमिनेंट फेस रहे हैं 25 सालों से, तो खासकर इस सेक्टर में आपको क्या लगता है कि क्या कुछ बदलाव हुए हैं, क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है? ये तो बड़ा ही अच्छा है। आप देखिए, आज की डेट में हम करीब करीब 140 क्विंटल से ऊपर मीट्रिक लाख टन धान खरीद रहे हैं। धान के लिए हम छत्तीसगढ़ में एक्सपोर्टर्स भी हैं। अभी एक मीटिंग भी हुई थी, उसमें जो जानकारी मिली हमें कि बेसिकली हमारे यहाँ का जो चावल है वो नॉन बासमती के क्षेत्र में हम इंडिया के स्टेट्स में 3rd मेजर स्टेट हैं जो अपन कर रहे हैं। तो हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी के चावल भी बना रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि ट्रेडिशनल नॉलेज से विज्ञान में कैसे जोड़ के हम नई वैरायटी का विकास कर रहे हैं, ये भी बड़ी बात है। जैसे आपने अभी देखा होगा कि हमारे यहाँ 2 जियोग्राफिकल इंडिकेटर होता है, GI टैग बोलते हैं। तो जीरा फुल राइस है, जो सरगुजा के क्षेत्र का है। तो जैसे बासमती जो है वो नॉर्थ इंडिया में एक क्षेत्र में होता है, पंजाब हो गया, वेस्टर्न यूपी के पार्ट में हो गया, तो वहाँ की उगी हुई जो बासमती है वही एक्सपोर्ट होती है। वैसी जीरा फुल राइस है हमारी, स्मॉल ग्रेन एरोमेटिक वैरायटी है यहाँ की। नगरी का दुबराज है। अब हमने इसका क्या कर लिया है कि एक हमने GI टैग दिलवा दिया, तो ब्रांड वैल्यू हो गई। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हम इसको एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो छत्तीसगढ़ की जो चावल के कारण पहचान थी, उसको बहुत गति मिली है। उत्पादन में भी हमारा बहुत विकास हुआ है और हम पहले देश ही नहीं विदेश में भी अब हमारा छत्तीसगढ़ का सुगंधित चावल जाने लगा है। जी, आपने अभी धान की बात की। यूजुअली ऐसा होता है सर कि हम छत्तीसगढ़ को ऐसे ही जानते हैं, दूसरे लोग भी, कि धान का कटोरा है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में धान के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपसे चाहती हूँ कि आप 2-3 चीज़ें हाईलाइट कर दीजिए धान के अलावा, कि भाई ये तो यहाँ इस सेक्टर में हम एक्सीलेंट कर रहे हैं। जैसे मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि आपने देखा होगा भी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट आया था, तो माइनर मिलेट है कोदो, कुटकी, रागी, सांवा। ये जो 4 हैं
जो कि बहुत ही उपयोगी खाद्य पदार्थ है। श्री अन्न कहा गया है। क्यों कहा गया है श्री अन्न? क्योंकि इसमें फाइबर ज़्यादा होता है, इसमें न्यूट्रिशन के कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं और इसका उत्पादन, इसके बीज की व्यवस्था पिछले 2 सालों में हमारे स्टेट ने पूरे देश के 7 राज्यों को बीज की व्यवस्था हमने की। तो हमारा कोदो कुटकी रागी है जो बस्तर में बहुत ज़्यादा होता है, सरगुजा में भी होता है। वैसे भी अगर आप देखें तो अभी फूल की खेती बहुत अच्छी हो रही है। मैं बताऊंगा सरगुजा में कुछ ऐसे किसान हैं हमारे जिनको हम लोगों ने अवार्ड, मतलब बहुत जनों को प्रतिष्ठा भी मिली है। वो फूल की खेती कर रहे हैं। फूल में जैसे गुलाब की खेती है, गेंदे की खेती है। पहले हमेशा फूल जो है वो कलकत्ता से और दूसरी जगहों से आता था। मुझे बताते हुए खुशी है कि फूल की भी अभी जो खेती है उसमें कम से कम हम अभी 60% तक के हमारे फूल की जरूरत हमारे लोकल किसान कर रहे हैं। अरे वाह। वैसे ही फल और सब्जियों में मैं आपको बताऊं तो सब्जियों में हमारा जो बेरला का बेल्ट है, जो इधर बेमेतरा का बेल्ट है, वहाँ के किसानों को मैंने देखा है इतने प्रोग्रेसिव फार्मर है। हमारे यहाँ से ये एक देखना है जो टमाटर की खेती है, केले की खेती है, इसमें हम पहले नहीं जाने जाते थे, आज जाने जाते हैं। हमारा टमाटर केवल रायपुर में नहीं बिक रहा है, रायपुर के अलावा दिल्ली, मुंबई तक के हम भेजते हैं। कभी एक समय था जब ट्रक जाती थी तो कराची तक के हमारा टमाटर जाता था। तो हमारे किसान जो अलग अलग फल और सब्जी उगा रहे हैं। और एक बात बताऊं, आप देखें हम बहुत सारे एग्जॉटिक फ्रूट्स अब हमारे यहाँ होने लगे हैं। ड्रैगन फ्रूट जैसे नोन टुडे, क्या बहुत सारे और भी फ्रूट्स आ गए हैं जिसको एक्वाकॉर्डा भी आजकल आने लगा है। तो छत्तीसगढ़ में नई नई फसलों का भी चयन करके हमारे किसान कितने प्रोग्रेसिव है। देखिए कि उसका उत्पादन कर रहे हैं। किन्नों की एक वैरायटी आती है, अब देखिए हमने तो ये देखा नहीं था। जैसे छत्तीसगढ़ का बेर बहुत अच्छा है, बस्तर की इमली बहुत अच्छी है। इमली की जो कैंडी है भारत में सबसे अच्छी क्वालिटी का बस्तर का जो इमली है वो होता है। तो उस इमली का ब्रिक्स बना के कैसे उसके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। ये बात जरूर है कि वैल्यू एडिशन की अभी शुरुआत हुई है। पिछले 5-1 साल में हम लोगों ने उसकी व्यवस्थाएं की हैं। आने वाला समय डेफिनेटली और भी जो उत्पाद होंगे उसमें दलहन और तिलहन के क्षेत्र में अभी मिशन मोड प्रोग्राम है। सरसों की खेती बहुत अच्छी हो रही है। पिछले 25 सालों पहले अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ गेहूं का रकबा ही नहीं था, हम नहीं लगा पाते थे। क्लाइमेट चेंज हुआ, ठंड की समय बढ़ा तो हम आजकल गेहूं भी लगाने लगे हैं। हीट टॉलरेंट टेक्नोलॉजी में गेहूं भी आ गई है। तो इस तरीके से धान तो ठीक है हमारा है, लेकिन धान के अलावा जो फसलें हैं उसमें भी छत्तीसगढ़ की प्रगति बहुत तेजी से हो रही है। जी सर, आपका बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता होगा बच्चों से, जो स्टूडेंट्स आते हैं आपके विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए। तो आपने कुछ ऐसा पैटर्न नोटिस किया है कि आजकल के बच्चे कृषि क्षेत्र के अंदर बढ़ रहे हैं, उनका रुझान हो रहा है, या फिर ट्रेडिशनल वाले सेटअप में ही वो है? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, आजकल के जो यंग बच्चे हैं, कृषि 25-30 साल पहले की जो कृषि थी वो ऐसी कृषि थी जिसमें हम बोलते थे लाइवलीहुड बेस्ड कृषि है, जीविकार्जन करने के लिए कृषि थी। अब जो है मार्केट ड्रिवन कृषि हो गई है और कृषि में तकनीक का बहुत उपयोग है। जैसे लोग सेंसर का उपयोग कर रहे हैं, बायो सेंसर्स का उपयोग कर रहे हैं, ड्रोन का उपयोग कर रहे हैं। तो यंग और युवा जो पढ़े लिखे वैज्ञानिक स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो आजकल खेती का कार्य कर रहे हैं। जैसे वेजिटेबल की खेती में मैं बहुत जानता हूँ कि लोग करते हैं। आजकल प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन हो रहा है, संरक्षित खेती होती है। सरकार की भी बहुत सी स्कीम है, MIDH की स्कीम है, छत्तीसगढ़ सरकार की स्कीम है, जिसमें लोग क्या कर रहे हैं कि कैसे हम संरक्षित खेती करें। ड्रिप इरिगेशन का उपयोग है, टेक्नोलॉजी का उपयोग है, मोबाइल ऐप के थ्रू कंट्रोल हो रहा है, सेंसर्स हैं, लेबर कृषि मजदूर कम हो रहे हैं, तो कैसे मशीनीकरण बढ़ेगा जी, इस पे भी बहुत ज़्यादा योगदान है। मैं बताऊं तो अभी छत्तीसगढ़ में बहुत सारी ड्रोन दीदियां आपने सुना होगा। जी जी। तो ये ड्रोन दीदी कॉन्सेप्ट क्या है? गांव के पढ़ी लिखी महिलाओं को ये सिखाया जा रहा है कि ड्रोन का संचालन कैसे करेंगे। तो उससे जो कृषि में काम बढ़ रहा है। तो अब तकनीकी आने से पहले लोग क्या सोचते थे कि खेत में जाके मिट्टी में जाके सोइंग करना है, वो अब बदलाव हुआ है। अब कृषि उत्पादन ही नहीं, उत्पाद के बनाना, उसको कैसे बाजार तक पहुंचाएंगे, इसके बारे में भी युवा सोच रहे हैं। बिल्कुल। तो जैसे मैं बताऊं, बहुत से FPOs हैं,
स्टार्टअप्स आ गए हैं जो अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, कुकीज़ बना रहे हैं। हाँ मिलेट की कुकीज़, अभी मैं बताऊं, हमारा एक अच्छा स्टार्टअप था जी। जो कि हमारे इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हाँ। हमारे पास इंक्यूबेशन सेंटर है। तो उस इंक्यूबेशन सेंटर में जो ग्रेजुएटेड लोग हुए हैं, तो ऐसे एक दो अच्छे हमारे जो स्टार्टअप कंपनीज हैं वो बड़े अच्छे प्रोडक्ट्स बना रही हैं। और हमारा एक काम और है, हमने अभी जो एसएचजी महिलाओं का ग्रुप होता है या जो एफपीओज के प्रोडक्ट होते हैं, जो स्टार्टअप्स के प्रोडक्ट होते हैं, उन सब लोगों को भी एक समस्या आ रही थी कि हम बाजार में सामान बेचे कैसे। तो प्राथमिक उत्पाद जो बन रहे हैं, चाहे बिस्किट्स बन रही हैं, कुकीज़ बन रही हैं, चॉकलेट्स बना रहे हैं लोग, जिसमें मिलेट है, आटा है, सबको मिक्स करके मल्टीग्रेन आटा आ रहा है। कोल्ड प्रेस लोग आजकल ऑयल्स बना रहे हैं। हाँ। आप सबको पता होगा कि आजकल रिफाइंड ऑयल खाने से बहुत सी समस्याएं आ रही हैं। तो सिंगल घानी का तेल कैसे बनेगा जो ट्रेडिशनल मेथड से है? अब ये तेल बन तो गया, बेचेगा कैसे किसान? वही मैं आने वाली थी सर कि हमारे जो छत्तीसगढ़ के युवा हैं वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, बहुत ज़्यादा आगे हैं, दूसरे स्टेट्स के कंपैरिजन में भी उनकी सोच काफ़ी आगे है। लेकिन क्या हमारा छत्तीसगढ़ एक्सेप्टेबल है उनको, एक मार्केट रेडी है हमारा छत्तीसगढ़? एआई के माध्यम से अगर हम बात करें, स्मार्ट फार्मिंग के माध्यम से बात करें, तो क्या ऐसे जॉब्स हैं या अपॉर्चुनिटी है छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में अपॉर्चुनिटी है, लेकिन हो सकता है थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ हैं। युवाओं को हिम्मत करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मैं हमेशा सभी युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी काम करने के पहले उसमें होने वाले फ़ायदे नुकसान को समझें, अच्छे से ट्रेनिंग लें। प्रोडक्ट बनाना एक बात है, बने हुए प्रोडक्ट को अच्छे से पैकेजिंग फॉरवर्डिंग करके उसको मार्केट करना दूसरी बात है। इसीलिए अभी सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं, जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, उसका वो उपयोग कर सकते हैं। सभी स्टार्टअप्स के और जो भी हमारे एसएचजीज और जो एफपीओज हैं, उनसे मेरा ये अनुरोध रहेगा कि वो अपने उत्पाद में क्यूसी जरूर रखें। क्यूसी मतलब क्वालिटी कंट्रोल। क्योंकि कोई भी कंज्यूमर होता है, जैसे हम भी जाएंगे, आप भी जाएंगे, आप जाएंगे बाजार से कोई एक पैकेट सामान खरीद के लाए, मुझे अच्छा लग गया, अगली बार मैं जब जाऊं तो वही टेस्ट मेरे को मिलना चाहिए। तो इसलिए इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने इस तरीके की व्यवस्था की है कि आप हमारे यहाँ आके ट्रेनिंग ले सकते हैं और क्यूसी के कंट्रोल और उसकी मार्केटिंग, पैकेजिंग, फॉरवर्डिंग की व्यवस्था, उसकी ट्रेनिंग, और उसके लिए यूनिवर्सिटी ने अपने स्तर पर एक छोटा सा बाजार की भी व्यवस्था की है। तो हम मार्केट लिंकेज कैसे प्रोवाइड करेंगे, इस पे बहुत प्रयास हो रहा है। जी, आप अगर मुझे कुछ पॉइंटर्स गिना दें कि छत्तीसगढ़ राज्य ने इस क्षेत्र में क्या क्या उपलब्धियां हासिल की, आपके नज़रिए से मैं जानना चाहूँगी। मेरे नज़रिए से दो तीन मुख्य बातें जो मुझे लगती हैं। एक तो आज हम एजुकेशन हब हैं। 25 साल पहले ना हमारे पास आईआईटी थी, ना ट्रिपल आईटी थी, ना एम्स था, ना कुछ भी था। तो एक तरीके से हम वो हैं। मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी अभी यहाँ पर सभी तरीके की एसोसिएशंस हो गई हैं, तो ये एक अच्छी उपलब्धि है। दूसरी बड़ी उपलब्धि मुझे लगता है कि हेल्थ सेक्टर में भी काफ़ी अच्छी उपलब्धि है। जैसे देखिए तो हमारे यहाँ अच्छे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स आ गए हैं, और हम ऐसा नहीं है कि केवल छत्तीसगढ़ अपने लिए ही हैं, आसपास के स्टेट जैसे उड़ीसा हो गया, एमपी के भी लोग आते हैं, तो हमारे पास उसमें भी एक बहुत अच्छा अचीवमेंट है। तो तीसरी चीज़, अब हमारे लगता है कि शिक्षा दीक्षा में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, कृषि के क्षेत्र में ही करूं, तो हमारे पास बहुत से अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हो गए हैं। हम भी उच्च क्वालिटी के रिसर्च कर रहे हैं। जैसे हम बताएं कि फूड बेस्ड एग्रीकल्चर और हेल्थ बनाने के लिए हम लोगों ने एक प्रयास किया था, जिसमें हमारी छत्तीसगढ़ की एक लोकल वैरायटी थी जिसको हमने संजीवनी नाम दिया है। ओह वाह, ठीक है, जो बस्तर के बाहुल क्षेत्र से कलेक्ट की गई थी, उसका हम लोगों ने भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ रिसर्च किया। उसका एक सेंटर अब छत्तीसगढ़ में आ गया है। कांग्रेचुलेशन सर, है ना। और उस सेंटर में अब हम लोग ये कर रहे हैं कि उससे जो उत्पाद बनेंगे, हमने उनसे चॉकलेट का बार बनाया है, तो हमारी इम्यून सिस्टम जो है बहुत अच्छा इंप्रूव होगी। जो सर्दी खांसी लोगों को होती है, तो आपको वो वाले चावल से बने हुए बार जो हम बना रहे हैं, या उसका हम जो बिस्किट बना रहे हैं, 2 बिस्किट सुबह रोज खा लीजिए। मतलब आप टेस्ट भी दे रहे हो और क्वालिटी फूड भी दे रहे हो। तो इम्यूनिटी बढ़ने से लोगों में जो सर्दी खांसी होती है ना, वो नहीं हो पाएगी। तो इनर इम्यूनिटी को बढ़ाना, ये हम लोग का प्रयास है। तो इस तरीके की जो खोज है, ये पहले हम रायपुर में नहीं कर पा रहे थे, वो भी आज हम कर रहे हैं।
हाँ। ट्रिपल आईटीज में देख लीजिए, आईआईटीज में देख लीजिए, बायो सेंसर पे काम हो रहे हैं अब यहाँ। हाँ। तो इस तरीके से उपलब्धियां हैं 2-3 जो मुझे लगती हैं कि हमारा स्टेट अब उस स्टेज में आ गया है, जैसे बोलते हैं ना रनिंग में, हाँ। तो एक स्टेप फर्दर है। जब गो की बात है, वी विल रन फास्टर। बिल्कुल सर, अगर कोई पॉडकास्ट ये देख रहा है, हमारी कन्वर्सेशन को देख रहा है, तो आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे जो इस क्षेत्र में एंटर करना चाहता है या चाह रही है, कि उसका फर्स्ट कॉल ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए या कहाँ से शुरुआत करें? क्योंकि करना तो बहुत सारे लोग चाहते हैं, क्षेत्र में एंटर होना चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूज हैं कि भाई शुरुआत कहाँ से की जाए। सबसे पहले तो शुरुआत ये होना चाहिए कि हमको अपनी क्षमता का ज्ञान होना चाहिए और मेरी चाहत क्या है इसमें मुझे दृढ़ होना चाहिए। उस चाहत को पूरा करने के लिए अलग अलग संस्थाएं हैं, अलग अलग लोग हैं, उसकी सूची आपको मिल जाती है। आप किसी भी अपने गुरु से, अपने टीचर से या किसी से भी उसमें अप्रोच करें और उसको जानें। सबसे बड़ी बात यह है, अपनी चाहत को हमको एक गोल बना के करने के लिए प्रयास बहुत करने पड़ेंगे। कभी भी अपने प्रयासों में कमी ना करें, और ज़िंदगी में कोई चीज़ में शॉर्टकट नहीं होता। वी नीड टू वर्क वेरी हार्ड टू रीच टू आवर गोल, एंड देन देयर आर ऑप्शंस अवेलेबल। बैंकिंग सेक्टर में हेल्प मिल रही है फाइनेंस की। दूसरा है स्टार्टअप है, इंक्यूबेशन सेंटर्स बने हुए हैं। हम कुछ नया सोच रहे हैं तो वो नया है कि नहीं, उसको जानने के लिए बहुत सी एजेंसीज हैं जो हेल्प करती हैं। तो शिक्षा के जो केंद्र हैं, जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हैं, वहाँ जाकर अपने इनोवेशन को, अपनी थिंकिंग को जरूर बताएं, तो आगे भी फिर उसमें उनको सहायता मिलेगी। अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो हम देखते हैं कि दूसरे देशों की तुलना में हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो काफ़ी कम है नंबर्स में। आपको क्या लगता है कि हमारी खाद में कमी है या क्वालिटी में कमी है? क्योंकि अगर हम एज अ नेशन देखें तो कोविड के टाइम में तो फार्मिंग सेक्टर ही एक ऐसा था जिसने बहुत ज़्यादा ग्रोथ की थी, लेकिन एक्सपोर्ट्स में कहीं ना कहीं हम कमतर दिख रहे हैं। इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं? देखिए, एक्सपोर्ट का जो मार्केट होता है वो डिमांड, सप्लाई और टैरिफ प्लान पे डिपेंड करता है। जी। ठीक है, तो वही चीज़ें एक्सपोर्ट होंगी जिसमें ग्लट में प्रोडक्शन होगा। तो हम खुद, डोमेस्टिक मार्केट हमारा इतना बड़ा है कि उसमें हमको ग्लट में प्रोडक्शन चाहिए। जैसे मैं अभी धान की ही बात करूं, तो हमारे छत्तीसगढ़ से 17 लाख मीट्रिक टन धान पिछले सालों में या कोविड के बाद और कोविड के दौरान हुआ। एक एग्जाम्पल बताता हूँ, यहाँ से कनकी होती है जो 2 टन धान, वो भी लोग एक्सपोर्ट करते हैं, और वो चाइना ने इंपोर्ट किया और वहाँ से फिर वो नूडल्स बना के पूरे विदेश में भेजते हैं। छत्तीसगढ़ के धान की कनकी से। छत्तीसगढ़ के धान की। तो जो ग्लैड प्रोडक्शन होता है, तो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से हम करते हैं। एक्सपोर्ट करने के लिए 3 चीज़ें जरूरी होती हैं। एक तो प्रोडक्शन बहुत आयात की मात्रा में हो, तो हमारे लोकल जो सरप्लस है उसके ऊपर हो, जिसमें धान है और भी चीज़ें हैं जो भी होती हैं, जैसे मिलेट के प्रोडक्ट्स भी हो रहे हैं। एक तो ये है। दूसरी चीज़ है, उसमें रेगुलेशन होता है। तो रेगुलेशन होने के कारण क्या है, हमारे उसके जो होते हैं ना, जो FSSAI के रेगुलेशंस हैं, उसके लिए टेस्टिंग होती है। तो अब इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने एक फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी बनाई हुई है, तो टेस्टिंग हम करवा के दे रहे हैं। तो एक तो रेगुलेशन ये हो गया। तीसरा होता है मार्केटिंग लिंकेज तैयार करना। छत्तीसगढ़ में एक इशू है, हम लैंड लॉक स्टेट हैं, तो हमारे पास क्या है, पोर्ट्स नहीं है। ओके। तो थोड़ा सा इशू है, इसलिए अभी क्या है, ड्राई पोर्ट आ रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रयास किया है और बहुत जल्द मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ से इंटरनेशनल कार्गो भी शुरू होने वाला है। जिस दिन इंटरनेशनल कार्गो शुरू हो जाएगा तो हमारा सेंडिंग कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा। अभी क्या होता है, हम पोर्ट तक जाते हैं तो शुल्क लगता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगती है, वो कम होगी, तो हम कॉम्पिटिटिव मार्केट में आएंगे। तो छत्तीसगढ़ से एक्सपोर्ट की बहुत संभावनाएं हैं। हमारे स्टेट में भी बड़े प्रयास हो रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में भी काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। रेगुलेशन के लिए टेक्निकल इंस्टीट्यूट जैसे हम ही हैं, हमारे यहाँ ही पूरी टेस्टिंग की फैसिलिटी दी गई है। मार्केटिंग की जो रन है, लॉजिस्टिक हैं। जल्द ही छत्तीसगढ़ सरकार जो है एक इरेडिएशन फैसिलिटी भी ला रही है जो फूड क्वालिटी को करती है। भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ MOU साइन हुआ है, तो इरेडिएशन फैसिलिटी भी आ रही है जिसमें जो फूड प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इंप्रूव होती है। शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ा सकते हैं। तो पेरिशेबल गुड्स को भी अगर हम इरेडिएट करेंगे, फिर उसकी पैकेजिंग फॉरवर्डिंग करेंगे, तो 8 से 10 दिन का समय मिलेगा, शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। ओके। तो इसलिए आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई मुझे, मैं भी अवेयर नहीं थी कि छत्तीसगढ़ की कनकी का इस्तेमाल चाइना में होने लग गया है फॉर नूडल्स। लेकिन मैं इसी में एक और पूछना चाहती हूँ सर, जब
हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो चाइना तक जा रहे हैं, लेकिन अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें या इंडिया की बात करें तो हमारी जो जनरेशन है उनका आकर्षण वाई वाई नूडल्स की तरफ जा रहा है, जो नॉर्थ कोरिया और इस दौरान है। तो क्यों छत्तीसगढ़ के प्रोडक्ट्स हमारे दूसरे स्टेट्स में नहीं जा रहे हैं? आपको क्या लगता है हम कहाँ लैग कर रहे हैं? मुझे लगता है कि वैल्यू एडिशन प्रोसेसिंग पे अभी फोकस्ड एफर्ट शुरू हुआ है। जिनकी आप बात कर रही हैं बाहर के, जैसे पिज्ज़ा है, बर्गर है, ये आज जिस स्टेज में है 70 से 100 साल पहले इनने शुरुआत की थी। तो हम भी, अब हमारे यहाँ भी प्रयास हो रहे हैं। जैसे पहले यहाँ कुकीज़ नहीं बनती थी, अब कुकीज़ बन रही हैं। बिस्किट्स नहीं बनती थी, बिस्किट्स बन रही हैं। पोहा इंडस्ट्री छत्तीसगढ़ की वेल नोन इंडस्ट्री है, तो हम पोहा बना रहे हैं। तो क्वालिटी पोहा के लिए एक्सपोर्ट हो रहा है हमारा पोहा। ऐसा नहीं कि हमारा एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है पोहा, लेकिन वो उनकी मात्रा थोड़ी कम है। इसको चैनलाइज करने के लिए अब युवाओं से हम अनुरोध करेंगे कि वो अच्छे प्रोडक्ट और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और वैल्यू एडिशन पे आएँ और छोटी छोटी MSME बनाएं, इंडस्ट्रीज बनाएं और उसको एक्सपोर्ट के लिए आगे बढ़ाएं। आजकल ऐसा जरूरी नहीं है कि हम सिंगल एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट की भी पॉलिसीज चेंज हो गई हैं। जैसे ई-नैम हो गया है, अब ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। आप कोई प्रोडक्ट, छोटा प्रोडक्ट्स भी आप ऑनलाइन ट्रेडिंग के थ्रू भेज सकते हैं। तो आने वाले 2-3 सालों में मुझे लगता है कि हमारे स्टेट में भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाने वाले युवाओं का समूह आएगा। अभी जैसे मैं बताऊं तो एक अभी गोल्डन ब्रांड है हमारे छत्तीसगढ़ में, फ्रोजन फ्रूट्स बना के भेज रही है, दुबई भेज रही है। दुबई से बाहर US एक्सपोर्ट हो रही है। ये कैसे हो रहा है? टेक्नोलॉजी आई है, फ्रोजन चीज़ें जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में जैसे अभी एक कड़कनाथ मुर्गा है, मीट इंडस्ट्री है। हमारी मीट इंडस्ट्री इज ऑल्सो गुड। क्या हम लीशियस ब्रांड के साथ टाई अप कर सकते हैं? हमारे यहाँ कोई आ जाए उसको उस तरीके से ब्रांड करे। तो धीरे धीरे क्या है, ब्रांडिंग, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग वाला जो ग्रुप है ना, उस पर अब फोकस कर रही है। हमारी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो आई है वो इस पर बड़ी सब्सिडी भी दे रही है। हमारे CM साहब भी जगह जगह जा रहे हैं, उसको अपन एनालाइज कर रहे हैं। जैसे चिप बनाने की इंडस्ट्री यहाँ आने ही वाली है, एक क्लस्टर उन्हें तैयार कर लिया है। वैसे ही फूड प्रोसेसिंग के लिए भी फोकस्ड एफर्ट करेंगे। और युवाओं से मैं अनुरोध करूंगा कि वो आगे बढ़ के, नूडल्स बनाने में कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता है। तो इस तरीके की चीज़ों में हम आगे आएंगे तो मुझे लगता है कि हम बहुत जल्द ही स्वदेशी मूवमेंट को बढ़ाकर भी और अच्छे प्रोडक्ट्स हम खुद भी बना सकते हैं। आपने होम गार्डनिंग वाला ट्रेंड देखा होगा, सोशल मीडिया में आजकल हर कोई कर रहा है। आप क्या सजेस्ट करेंगे छत्तीसगढ़ के लोगों को कि वो कैसे सेटअप करें और कैसे और बेहतर बना सकते हैं? देखिए, जो किचन गार्डन या होम गार्डन है, हमारा एक इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है। हमने किसी से भी बात की हुई है कि किसी के भी घर में अगर वो एक मैंगो का पौधा लगा ले तो उस एक मैंगो के पौधे में एक ही वैरायटी में हम 2 अलग अलग वैरायटी लगा सकते हैं। अच्छा। तो 70 से 80 किलो मैंगो एक पेड़ से मिलेगा। और आप ये देखिए, सनातन के घर में अगर एक मैंगो लग जाता है तो उसकी सूखी हुई लकड़ी आपके हवन में काम आएगी, आम का पत्ता आपके रिचुअलिस्टिक उसमें काम आएगा और आम आप खा सकते हैं। और ये एक कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट है, हमने 5-5 सब्जियों के ना छोटे छोटे पैकेट्स बना के देने शुरू किए हैं। तो रूफटॉप एग्रीकल्चर होता है, तो गमले में आप कैसे खेती कर सकते हैं। तो ऐसा भी अगर कोई स्टार्टअप शुरू कर ले तो उसको सपोर्ट सिस्टम चाहिए। जैसे हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो बायो पेस्टिसाइड, बायो फर्टिलाइज़र कहाँ से मिलेगा? तो हम हमारी यूनिवर्सिटी से देने को तैयार हैं। ह्यूमस खाद मिलता है, वो देने को तैयार हैं। थोड़ी सी ट्रेनिंग देने को तैयार हैं। इस तरीके से अपने घर में अपनी सब्जी स्वयं उगाएं, बड़ा अच्छा अप्रोच होगा। जी, मैं हाल ही में बस्तर गई थी फॉर ग्राउंड रिपोर्टिंग, तो मैंने नोटिस किया कि वहाँ पे ट्रेडिशनल फार्मिंग अभी भी बहुत बढ़ चढ़ कर हो रही है और वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनती हैं, अगर हम आदिवासियों की बात करें तो। आपको क्या लगता है सर, हम कौन से मेजर्स उठा सकते हैं या ऑलरेडी सरकार स्टेप्स ले रही है कि ट्रेडिशनल को हम मॉडर्नाइजेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक बस्तर की बात है, बस्तर में एक तो लाइवलीहुड बेस्ड एग्रीकल्चर की अभी ज़्यादा ज़रूरत है, उस पर प्रयास हो ही रहा है। लेकिन कुछ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के उत्पाद हैं, कुछ वहाँ के बनने वाले, जैसे वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग कंद वाली चीज़ों को भी खाते करते हैं, तो उनके उत्पाद बना के अभी वो लोकल मार्केट में बेच रहे हैं। मैं बताऊंगा, दंतेवाड़ा है जो ऑर्गेनिक ग्रुप है, वहाँ भी बहुत सारे लोग अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। जैसे मांडिया है, उनका एक वो बनाते हैं, वो महुआ के बड़े अच्छे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं।
तो अब वहाँ की महिलाएं महुआ के लड्डू बनाने लगी हैं, जिसका ऑनलाइन सिस्टम में पैकेजिंग फॉरवर्डिंग की उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। तो एक दो युवाओं का ग्रुप ऐसा है वहाँ अभी जो बना के महुआ की लड्डू और उसके अलग अचार भी बना रहे हैं और इसको वो ऑनलाइन लंदन तक के भेज रहे हैं। ओके। बस्तर का काजू मैं आपको बताऊं तो बस्तर का काजू की क्वालिटी पूरे सेंट्रल इंडिया में बेस्ट क्वालिटी का बस्तर का काजू होता है। बस्तर की हमने वो बनाई हुई है, अभी आपने देखा होगा कॉफ़ी, बस्तर कॉफ़ी के नाम से फेमस है। अभी जो ये नक्सल वाला जो एरिया अभी जो क्लीन हुआ, अबूझमाड़ का एरिया है, सुकमा है, बीजापुर का ये जो एरिया है, यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट में जो शेडेड कल्टीवेशन हो रहा है, उसमें जो कॉफ़ी की जो बेरीज आ रही हैं उसको भी कलेक्शन करके उसका ब्रांड बन चुका है। तो ऐसे कुछ महिलाओं का या कुछ पुरुषों का ऐसा ग्रुप है वहाँ जो लोग ये काम कर रहे हैं। देखिए क्या है कि किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए, ट्रेडिशनल फूड को आगे बढ़ाने के लिए, उसको आगे हमको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पैकेजिंग फॉरवर्डिंग और वही जो मैं पहले भी बोला था कि क्यूसी हमको बनानी पड़ेगी। हाँ। जैसे बस्तर से अच्छी इमली पूरे विश्व में कहीं नहीं है। अच्छा। लेकिन बस्तर की इमली जाती कहाँ है? सब साउथ चली जाती है। पहले तो वहाँ लोग सीधे तोड़ के ले जाते थे, अब क्या हो गया है, हम वहाँ से उसकी चिक्की बना रहे हैं। तो प्राइमरी प्रोसेसिंग अब बस्तर में होने लगी है। तो दिस इज ए स्टेप फॉरवर्ड। तो बस्तर में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो धीरे धीरे इम्प्रूव कर रही हैं, इसकी स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि हम सबको मिलके वहाँ प्रयास करना चाहिए कि कैसे हम वहाँ के प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग चैनल में ला सकें। जी। आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला चीज़ बहुत सुना होगा, लेकिन एज अ कंज्यूमर अगर आम आदमी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और ऑर्गेनिक फूड कंज्यूम करना चाहता है तो उसके जेब पर बहुत भारी पड़ जाता है। तो छत्तीसगढ़ के किसानों को आप क्या टिप देना चाहोगे अगर कोई सुन रहा है कि हम मार्केट रेडी कैसे बने? देखिए मार्केट रेडी बनने में क्या हो रहा है, अभी पोस्ट कोविड हम थोड़े से पूरी सोसाइटी जो हेल्थ कॉन्शियस सोसाइटी हो गई है। पहले हम 15% के आसपास अपने टोटल बजट का ग्रॉसरी में और हेल्थ में खर्चा करते थे। आज 35% खर्चा करने को हम तैयार हैं, बिल्कुल। है ना? तो इसके कारण जो हेल्थ बेनिफिट के कारण हम फूड की क्वालिटी पे पैसा दे रहे हैं। तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो बना रहे हैं किसान भाई, उनसे मेरा ये कहना है कि जो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसको मार्केट कॉम्पिटिटिव जरूर रखें। 10% ज़्यादा तो ठीक है, लेकिन 100% 50% ज़्यादा करने में दिक्कत होगी है। तो जिस दिन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग मार्केटिंग और लार्ज अमाउंट में होगी तो मुझे लगता है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होंगे, कॉम्पिटिटिव प्राइस में आ जाएंगे। जी। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। ये सेशन मेरे लिए भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था क्योंकि मैं इस सेगमेंट से नहीं हूँ, तो आई एम श्योर हमारी ऑडियंसेस के लिए भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू।